हाय एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी। लास्ट क्लास में हमने वीबीटी और नॉमेनक्लेचर वगैरह देख लिया था। आज हमारा टॉपिक है सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के 5 पोस्टुलेट है, थोड़ा जरा ध्यान से सुनिए। पहला पोस्टुलेट है कि उसने क्या करा था, लिगेंड्स और मेटल के बीच के बॉन्ड को प्योरली आयनिक माना था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं माना था, कोवलेंट बॉन्ड की बात नहीं करी थी। उसने बोला था कि मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड होता है वो प्योरली आयनिक बॉन्ड होता है। दूसरा पोस्टुलेट, उसने लिगेंड्स और मेटल्स को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करा था, मतलब डायपोल्स की तरह ट्रीट करा था। तीसरा पॉइंट है, उसने डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग के बारे में एक्सप्लेन करा था, जबकि पी और एस के बारे में कोई एक्सप्लेन नहीं करा था। ये इसकी लिमिटेशंस भी हो सकती है, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट मतलब लिमिटेशन में डाल सकते हो कि इट एक्सप्लेन्स ओनली द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल बट नो कमेंट ऑन एस एंड पी ऑर्बिटल्स। तीसरा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, इसमें से जो भी इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आती है, अभी मैं निकालना सिखा दूंगी कैसे, तो वो एग्जैक्ट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आती है। और हाइब्रिडाइजेशन, जैसे बीबीटी में तो हाइब्रिडाइजेशन की बात भी करी गई थी, पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कोई भी हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं करी गई थी। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स है, स्पेशल पॉइंट्स, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। अभी देखिए, हमारे पास डी ऑर्बिटल ये होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये होता है हमारे पास। जो ये वाले होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये एक्सिस के बिटवीन में लाई करते हैं। मतलब जैसे डी एक्स वाई है तो ये हमने बनाई एक्स एक्सिस, एक्स डैश, और ये होगी वाई डैश, वाई वाई डैश। तो ये ऐसे लाई करती है एक्सिस के बिटवीन में, एक्स और वाई के बीच में लाई करा तो डी एक्स वाई होगा, ठीक है। तो हमारे पास इसे लिख सकते हो लाई बिटवीन द एक्सिस, लाई बिटवीन द एक्सिस। और ये हमारे पास क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये दो ऑर्बिटल होते हैं, ये एक्सिस पर होते हैं, ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस। तो ये जो हो गया हमारे पास, ये जो है हमारे पास, इन्हें क्या बोलते हैं, एजी। एजी जैसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के टर्म में हम इसे एजी बोलेंगे, और इस वाले को बोलते हैं टी2जी, टी2जी, ठीक है। तो एक और चीज, जैसे अगर हमारे पास ज्योमेट्री है ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल ट्राइगोनल पिरामिडल, तो ट्राइगोनल पिरामिडल का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3d या फिर dsp3, इस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन आएगा। इसमें सिर्फ एक डी ऑर्बिटल यूज हुआ है, और जो डी ऑर्बिटल्स में यूज होता है वो होता है dz स्क्वायर, dz स्क्वायर। हमारे पास है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल का ऑक्टाहेड्रल का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 या फिर d2sp3। ये सब मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो sp3d2 या d2sp3, तो इसका में दो डी ऑर्बिटल यूज हुए हैं, और जो दो डी ऑर्बिटल यूज हुए हैं उसमें से एक तो होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला, और एक होता है डी जेड स्क्वायर वाला। तो एक होगा हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला, और दूसरा होगा डी जेड स्क्वायर वाला। अब एक बात और बचती है, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में हमारे पास क्या होता है, sp3, अरे dsp2, ठीक है ना। स्क्वायर प्लेनर का होता है dsp2। इसमें जो ये d यूज हो रहा है, ये वाला d जो होता है वो होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये नोट डाउन करो, फिर उसके बाद टॉपिक शुरू करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो हेडिंग बना लो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखो ऑक्टाहेड्रल का शेप हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, इस टाइप से होता है। जैसा कि ये लिगेंड है तो ऐसे होगा, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। और हमें पता है कि ऑक्टाहेड्रल ऐसे है, जैसे ये है, इसके ऊपर यहाँ पर, यहाँ मेटल रखा है बीच में, यहाँ लिगेंड रखे हैं चारों कोनों पर, और एक लिगेंड ऊपर एक लिगेंड नीचे है। तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इन वालों के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होता है, इनके बीच का एंगल भी 90 डिग्री होता है। जो ऊपर से बन रहा है वो ऐसे बन रहा है, तो इसके बीच का एंगल भी क्या होगा, जैसे मेरे हाथ के साथ दिख रहा है, तो इसके बीच का एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये ऑल एंगल 90 डिग्री होते हैं। जैसे अगर मैंने इसे बोलूं एक्स एक्सिस है, ये वाली मेरे पास एक्स एक्सिस है, तो अगर ये एक्स है तो ये वाली क्या होगी, एक्स डैश होगी। अगर इसे बोल रहे हैं हम ये वाली वाई एक्सिस है, तो नीचे वाली क्या होगी इसके, ये वाई डैश होगी। और क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ये अगर हमारे पास जेड एक्सिस होगी तो ये कितनी होगी हमारे पास, जेड डैश होगी, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे पास लिगेंड, अगर इस वाले मतलब ऑक्टाहेड्रल केस में जो लिगेंड है वो एक्सिस से अप्रोच करते हैं, तो जो भी ऑर्बिटल एक्सिस पर लाई करती है, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर एक्सिस पर लाई करते हैं, तो लिगेंड अप्रोच करेंगे यहाँ से एक्सिस से। लिगेंड अप्रोच, लिगेंड मतलब लिगेंड एक्सिस से आ रहा है, लिगेंड अप्रोच अलोंग एक्सिस। तो अगर एक्सिस से आ रहा है हमारे पास लिगेंड, तो जो भी एक्सिस के अलोंग ऑर्बिटल्स होंगे, जो भी एक्सिस के अलोंग ऑर्बिटल होते हैं, उनकी वो क्या होगा, उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और वो ऊपर चले जाएंगे, उन्हें बोलते हैं ईजी, ठीक है ना। तो जैसे हमारे पास मैंने अभी बताया
कि dx² माइनस वाई स्क्वायर और dz², ये हमारे पास आता है Eg, मतलब डबली डिजनरेट बोलते हैं इसे, और dxy dyz और dzx ये बोलते हैं हम T2g, और इन्हें बोलते हैं हम ट्रिपली डिजनरेट, ठीक है ना। तो देखो जैसे हमारे पास ये 5 ऑर्बिटल दी हुए 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। लिगेंड अप्रोच करा एक्सिस पे, तो जो भी एक्सिस के अलोंग लाई कर रहे हैं, ये एक्सिस के अलोंग लाई कर रहे हैं, ये इन बिटवीन द एक्सिस लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सिस के अलोंग लाई कर रहे हैं उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, वो ऊपर चले जाएगी। तो इस टाइप से बनाते हैं। ये दो ऊपर है, ये आगे नीचे, ठीक है ना, इस लाइन को आगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के पूरे, मुझे ये पूरा आज ही हो जाएगा शायद, ठीक है ना। तो बस उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो ये वाला हो जाएगा हमारे पास Eg और ये हो जाएगा हमारे पास T2g, ठीक है ना, इस टाइप से हो गया। इसमें हमारे पास इसे ये वाली जो एनर्जी होगी ये होगी हमारे पास 0.6 और ये होगी हमारे पास 0.4, क्योंकि ये नीचे की साइड है तो इसलिए हमने माइनस 0.4 डेल्टा नॉट। और इस वाली एक्सिस को बोलते हैं बैरी सेंटर, और बैरी सेंटर पर जो एनर्जी होगी वो 0 होगी, ठीक है ना। अगर हम पूरा फुलफिल वाला केस ले लें, हम बोले कि इसमें भी पूरे इलेक्ट्रॉन है, या एक काम करो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वाली बात करते हैं पहले, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, इसी फुल फॉर्म है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। देखो अगर हम ये वाली एनर्जी निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, ये 0.6 डेल्टा नॉट है ना, तो 0.6 डेल्टा नॉट लिखा क्योंकि ऑक्टाहेड्रल का केस डिस्कस करें, जब हम टेट्राहेड्रल का केस डिस्कस करते हैं तो डेल्टा टी लिखते हैं, ठीक है। तो 0.6 डेल्टा नॉट इनटू आ जाएगा हमारे पास जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम इसे बोल रहे हैं ए इलेक्ट्रॉन है, जैसे हमने बोला Eg में ए इलेक्ट्रॉन है, फिर हो जाएगा प्लस ये जगह हमारे पास माइनस 0.4, तो माइनस 0.4 डेल्टा नॉट इनटू बी, और बी का मतलब है इलेक्ट्रॉन इन T2g, यहाँ पर लिख लो। ए का मतलब है इलेक्ट्रॉन इन Eg, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे Eg में अभी मैं सिखा रही हूँ आगे, ठीक है ना। और बी का मतलब है इलेक्ट्रॉन इन T2g, ठीक है, इतनी बात हो गई। अगर मैं बोलूं पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारे पास कितने 1 2 3 4 और ऐसे करके, ठीक है ना, ठीक है, ऐसे करके मतलब पूरी भरी हुई है अगर ये, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जगह हमारे पास 0.6 डेल्टा नॉट इनटू 4 और इस जगह प्लस माइनस 0.4 डेल्टा नॉट इनटू कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये जगह 6, ये जगह हमारे पास 4 6 24 2.4 डेल्टा नॉट, और ये जगह हमारे पास 2.4 डेल्टा नॉट, तो कितना आ गया 0 आ गया। मतलब बैरी सेंटर पे जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है 0 होती है। अब हम यहाँ पर केस डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर भी वही वाली बात आती है, वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दोनों हो सकते हैं। तो अगर वीक फील्ड लिगेंड हो गए, पहले हम ऑक्टाहेड्रल का केस डिस्कस कर रहे हैं इससे, ठीक है ना। तो अगर वीक फील्ड लिगेंड हो गए तो इनके बीच का जो गैप होगा, इनके बीच का जो गैप होता है ना, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड के केस में वो ज्यादा नहीं होता। वीक फील्ड लिगेंड के केस में Eg और T2g के बीच का गैप ज्यादा नहीं होता, और अगर गैप ज्यादा नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पर एक एक करके भरेंगे और फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अभी मैंने तो डायरेक्टली ऐसे रफली भर दिया, अभी मैं जब सिखाऊंगी तब मैं ऐसे सिखाऊंगी कि पहले T2g में, क्योंकि T2g और Eg के बीच का गैप ज्यादा नहीं है वीक फील्ड लिगेंड के लिए, चाहो तो लिख लो वीक फील्ड लिगेंड के लिए जो गैप होगा वो क्या होता है, गैप कम होता है, ठीक है ना, गैप लेस, इसलिए पेयरिंग नहीं होती। पेयरिंग नहीं होगी मतलब हुंस रूल फॉलो करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके फिल होते हैं और फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे, पहले यहाँ पर एक एक करके फिल हो गए, उसके बाद एक एक करके ऊपर फिल, अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तब पेयरिंग स्टार्ट होती है, मतलब हुंस रूल फॉलो करेगा, ठीक है ना। नॉट पेयरिंग और फॉलो हुंस रूल, तो ये बस ऐसे ही नोट्स बनाने हैं, बहुत सारे थ्योरी लिख के कोई फायदा नहीं है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, ठीक है। नॉट पेयरिंग और क्या लिखवाई थी, गैप लेस, नॉट पेयरिंग, फॉलो हुंस रूल, ठीक है ना। ये हो गया वीक फील्ड लिगेंड का केस। अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में जो T2g और Eg है इनके बीच का गैप बहुत ज्यादा होगा, और गैप बहुत ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पहले ना यहीं पर पहले क्या करके फिल हो गए, फिर उसके बाद यहीं पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे T2g में, Eg भरेगा ही नहीं, Eg ऐसे रहेगा, अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तब Eg में जाएंगे। तो वीक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में अभी मैं एग्जांपल लूंगी तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अभी बस ऐसे ही समझ लो, इसे नोट्स कर लो, 2 मिनट सब्र करो, समझ में आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड गैप मोर और यहाँ पर क्या होगा, गैप ज्यादा होने की वजह से नीचे में पेयरिंग हो जाएगी पहले, मतलब हाँ Eg में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे ये वाला केस Eg में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और यहीं पर पेयरिंग स्टार्ट होगी, बचते ही इलेक्ट्रॉन तब जाएगा ऊपर, ठीक है। अभी तो ये जनरल केस था, इसे ऐसे लिखो। तो यहाँ क्या हो गया, हमारे पास पेयरिंग होती है, ठीक है ना, पेयरिंग
और पेयरिंग होगी तो यहाँ पर ना हुंस रूल फॉलो नहीं होगा, क्योंकि हुंस रूल के अकॉर्डिंग तो डी ऑर्बिटल में पहले एक करके इलेक्ट्रॉन भरते हैं और उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यहाँ पर हुंस रूल फॉलो नहीं होता, नॉट फॉलो हुंस रूल। अब इसके थोड़े से और देखते हैं, इतना नोट कर लो से। अब हम वीक फील्ड लिगेंड के लिए टेबल डिस्कस करेंगे। इसमें T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, Eg में मैग्नेटिक ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, म्यू मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू एस मतलब स्पिन मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, और नेचर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का फॉर्मूला मैंने बता दिया। अच्छा, म्यू का फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में बताया था, म्यू इक्वल होता है अंडर रूट m फिर ब्रैकेट में n+2, n का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और म्यू एस का फॉर्मूला होता है 2s+1। 2s+1 s कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऐसे है, एक इलेक्ट्रॉन है ये अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके लिए s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +½ आ जाएगी। और अगर एक इलेक्ट्रॉन है ऐसे, वो ऐसे क्या बोलते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसके लिए s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी। ठीक है ना, इस टाइप से निकालते हैं s की वैल्यू। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बताइए, अगर हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो डायमैग्नेटिक बोलते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अच्छा, वीक फील्ड लिगेंड के केस में ये वीक फील्ड लिगेंड जो होते हैं, जिसमें वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और अभी मैंने बताया कि वीक फील्ड के केस में क्या है, हुंस रूल फॉलो करता है। तो चलो करना स्टार्ट करते हैं। जैसे D1 है, मतलब अगर D में एक ही इलेक्ट्रॉन है, अब एक इलेक्ट्रॉन है वो तो यहीं जाने वाला है, यहाँ चला गया। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 1। सही है, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू यहाँ पर रखो 1, ऐसे रखा हमने 1+2, तो 2 + 1 3, और 3 × 3 तो कितना हो जाएगा, √3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास √3 म्यू एस। एक ही इलेक्ट्रॉन है अपर डायरेक्शन में, तो s की वैल्यू +½ तो इस जगह हमारे पास 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 गया, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो हमारे पास ये म्यू एस की वैल्यू आ गई 2 हमारे पास। नेचर देखो, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो पैरामैग्नेटिक, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है, पैरामैग्नेटिक फॉर्मूला डाल लेते हैं CFSC का। ठीक है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का। T2G में इलेक्ट्रॉन है, Eg में तो इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये वाले टर्म ही मतलब, क्योंकि Eg में तो 0 इलेक्ट्रॉन है, A की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो बस ये वाले टर्म लो 0.4 डेल्टा नॉट। B में कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब Eg में सॉरी T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो -0.4 डेल्टा नॉट इनटू 1, तो जगह हमारे पास -0.4 डेल्टा नॉट इनटू B की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन इन T2G 1, तो जगह 1, तो ये जगह हमारे पास -0.4 डेल्टा नॉट, -0.4 डेल्टा नॉट। इस टाइप से निकालते हैं, लेकिन ये तो इजी था। अभी दूसरा देखो, मैं सारी चीजें निकाल के नहीं दिखाऊंगी, बस ये यहाँ पर आते हैं जल्दी से। देखो 2 है तो पहले भरेंगे s। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे भरेंगे। ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि वीक फील्ड वाला केस बता रही हूँ मैं। तो 4th इलेक्ट्रॉन जाएगा Eg में। ठीक है ना, अभी 4th इलेक्ट्रॉन Eg में चला गया। अगर 5 है तो 1 2 3 4 5, सही है। ये 6 है तो 1 2 3 4 5, और एक जो बचा वो आएगा बाद में यहाँ। तो मतलब पेयरिंग नहीं होती, हुंस रूल फॉलो कर रहा है, पहले एक करके इलेक्ट्रॉन भरे उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है वीक फील्ड लिगेंड के केस में। और उसका रीजन यही है कि वीक फील्ड लिगेंड के केस में Eg और T2G के बीच का गैप कम रहता है। ठीक है ना, ये हो गया D7 करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना, और 10 में पूरा भर जाएगा 1 2 3, पहले क्या करने के भरने। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो ये तो इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी। अब यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही है, दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जगह हमारे पास 2। यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। यहाँ पर कितने हैं 1 2 3, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। ठीक है ना, यहाँ पर कितने हैं 4, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। इसमें 5, इसमें कितने हैं, यहाँ तो पेयरिंग हो गई तो ये तो नहीं होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 1 2 3 4, तो इसमें हो गए 4 दोबारा से। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं 1 2 3, तो ये होगा 3। ओके, ये हो गया 1 2 2, और इस वाले में तो एक ही बचा 1, और लास्ट वाले में कितना हो गया 0। ठीक है ना, ये हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, ये निकाल सकते हैं। अच्छा, ये वाला देखो, एक चीज देखो, इस कौन सा वाले केस में, इस वाले केस में देखो D6 के केस में, D6 वाले केस में देखो,
यहाँ पर हमारे पास स्पिन कितनी, इसकी प्लस हाफ होगी और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसकी माइनस हाफ, तो इसकी तो ओवरऑल कितनी हो जाएगी 0, तो इसे काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर देखो इसकी प्लस हाफ होगी, इसकी भी प्लस हाफ, इसकी भी प्लस हाफ, इसकी भी प्लस हाफ, तो कितना हो गया, एक बार प्लस हाफ हुई, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ हुई, जो डाउनवर्ड में उसके लिए माइनस हाफ, तो माइनस हाफ, ये एस की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है ना। फिर इस वाले के लिए प्लस हाफ, तो हमने लिखा प्लस हाफ। फिर ये भी अपर डायरेक्शन में दूसरा वाला, इसके लिए भी प्लस हाफ, इसके लिए भी प्लस हाफ, इसके लिए भी प्लस हाफ, तो प्लस हाफ, फिर जगह प्लस हाफ और प्लस हाफ, ठीक है ना। 1 2 3 4, 4 के लिए प्लस हाफ और एक के लिए माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये बचा, इसका कितना होगा 1 2 3 4, 4/2 मतलब होगा 2, तो हमारे पास s की वैल्यू 2 आ गई। अगर s की वैल्यू 2 आ गई तो म्यू s का फॉर्मूला कितना होता है 2s + 1, तो जगह हमारे पास 2s + 1, तो जगह 2 × 2 और +1, 2 2 4 + 1 5, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 5। अरे कहाँ थी मैं, हाँ, तो हमारे पास म्यू s की वैल्यू कितनी आ गई, इस वाली केस में 5 आ गई, उसका आगे लिख लेना, टेबल को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी निकाल दो, फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, ठीक है, नोट कर लो इसे। तो अब डिस्कस करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का। तुम्हारे यहाँ लिखा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गए। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या है, हुंस रूल फॉलो नहीं होगा और पेयरिंग हो जाएगी पहले, मतलब पेयरिंग हो रही है, हुंस रूल फॉलो नहीं हो रहा है। बाकी सारी चीजें ऐसी, टेबल ऐसी बनाना है सेम, जैसे 1 है तो यहाँ तो 1 ही आएगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। ये 2 है तो 1 2 3 1 2 3, 4 है तो 1 2 3, और यहाँ नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन, जैसे वीक में यहाँ जाता है ना, वीक लिगेंड के केस में यहाँ जाता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पेयरिंग पहली हो जाएगी, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यही आएगा, ठीक है ना। 5 है तो 1 2 3, यहाँ नहीं आएगा, फोर्थ भी नहीं आएगा, फिफ्थ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर ये हमारे पास 6 है, तो जगह 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6 हो गया, आगे नहीं गया, अभी नहीं गया आगे, ठीक है ना। 7 के केस में जाएगा 1 2 3, पहले से भरा 4 5 6, जो बचा वो आगे जाएगा 7, ऐसे होगा, ठीक है। तो पहली पेयरिंग हो जा रही है, हुंस रूल फॉलो नहीं हो रहा है, ये है हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड का केस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस। 8 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं कि इसमें पेयरिंग कर दी पहले, इसमें 7 8 बचे तब पेयरिंग, ठीक है ना। ध्यान से देखो मैं भर कैसे रही हूं, 1 2 3 4 5 6 बचे 7 8 9, तो ऐसे होगा, ठीक है ना। अब 10 वाले केस में पूरा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाकी देखो सारा काम कर लोगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ कितने हैं 3, यहाँ कितने हैं हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचे 2, यहाँ पर कितने हैं 1, यहाँ कितने, यहाँ एक भी नहीं है तो 0, यहाँ कितने हैं 1, ठीक है ना। यहाँ कितने हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ पर 1 और नीचे वाले में 0। बाकी म्यू की वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो, म्यू एस मैंने बता दिया था कैसे निकालते हैं। म्यू एस का फॉर्मूला क्या होता है 2s + 1, और जो इलेक्ट्रॉन अपर डायरेक्शन में होगा उसके लिए प्लस हाफ आएगी, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा उसके लिए माइनस हाफ आएगी, और जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबकी वैल्यू रख के ऐड कर लो, s की वैल्यू आ जाएगी, और s की वैल्यू यहाँ पर रख देना, म्यू s की वैल्यू आ जाएगी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का फॉर्मूला सेम यही है। तो वीडियो क्योंकि लंबी हो जाएगी इसलिए मैं करा के नहीं दिखा रही हूँ, बट फॉर्मूला लगा के रखना, कैलकुलेशन में सिंपल आ जाएगा आंसर, ठीक है, नोट कर लो इसे।